है। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी और जो भी पैनल में बाकी मित्रगण है, सबको नमस्कार। बाजार के हालत देखते हुए जिस तरीके से वोलेटिलिटी बनी हुई है और नीचे का तरफ रुख लिया हुआ है बाजार, मैं समझता हूँ थोड़े सेफ काउंटर में जानी चाहिए और उस लिहाज से हमने आरईसी को चुना है। पिछले तिमाही थोड़ी सी सॉफ्ट थी, लेकिन बावजूद उसके अगर एसेट क्वालिटी देखेंगे तो बहुत स्टेबल थी और मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि वो अपने जो एयूएम है उसको 10 ट्रिलियन तक कर देंगे FY30 तक। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखेंगे तो वन टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हाई रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, हाई डबल डिजिट रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हुए, 17-18% की रिटर्न ऑन इक्विटी है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत कंफर्टेबल है। डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास बैठती है और पिछले दिनों जो आरबीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए जो नॉर्म्स में बदलाव किए, उससे इस कंपनी को अच्छा फायदा होगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। किसी को और थोड़ा सेव करना हो तो पीएफसी, जो कि इसे 52% के आसपास पीएफसी आरईसी को होल्ड करती है, तो वहां भी खरीदारी की जा सकती है। तो ये आरईसी पीएफसी में हमारी इस वक्त बाय की कॉल है। ओके, आरईसी में बाय की कॉल है या फिर अगर आप ये इस समय शानदार मूव ग्लेनमार्क में। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून। ग्लेनमार्क पर क्या व्यू रहेगा? गुड आफ्टरनून अनुज जी। अभी जैसे यतीन जी बता रहे थे कि इन्हें जो रुपए मिलेंगे उससे बैलेंस शीट में सुधार होगा, बिल्कुल सही बात है। नई डील है, मैनेजमेंट ने ऐसे कहा है, करीब 25 साल से इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे और ये बहुत माइलस्टोन कही जा सकती है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल लेवरेज रिड्यूस कर रखी है। कुछ कमर्शियल प्रोस्पेक्ट्स हैं आने वाले दिनों में। फॉर्मुलेशन बिजनेस अच्छा चल रहा है। अंडा पाइपलाइन यूएस के लिए बहुत शानदार बनी हुई है और जो एस्टिमेट्स है वो करीब करीब बॉटम लाइन में 20% सीएजीआर ग्रोथ के थे 25 से 27 तक। 2025 से 27 के बीच में 20% के सीएजीआर की ग्रोथ थी इस डील से पहले। तो मुझे लगता है कि ये डील आने के बाद और भी प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो गए हैं और इस वक्त मुझे लगता है ये स्टॉक में, अगर आज तो बहुत बढ़ा हुआ है, थोड़ी सी कंसोलिडेशन या करेक्शन कुछ आता है तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य साल भर में इसका 2350 रुपए का है, तो 2350 के टारगेट इसमें आ सकते हैं साल भर में। तो कोई गिरावट आती है तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो थोड़ा सा इंतजार करें। किसी के पास है तो वो बना रह सकता है। सीईओ को बाजार की सलामी तो मिली है फिलहाल और आपको दिखेगा एचयूएल शानदार तेजी के साथ डे हाई पर कारोबार करते हुए लगभग 5% की तेजी के साथ। राजेश अग्रवाल जी, एचयूएल देखें आप, एक हाथी बहुत धीमी चाल चलता है। 5 साल चैलेंजिंग रहे हैं, हमने देखा। अब 5-10 साल में ये 10 दिन या 20 दिन स्टॉक में ऐसी तेजी आती है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या करना चाहिए अभी एचयूएल? देखिए श्रेया जी, आपने ठीक कहा, हाथी धीमी चाल चलता है, बट फिर वो हाथी है, उसका अपना एक रुतबा होता है। और एचयूएल का भी भारत में न केवल शेयर बाजार में बल्कि एफएमसीजी एज ए पैक में देखेंगे तो अपना एक रुतबा है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में करीब 50% की उनकी हिस्सेदारी है। सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, आरओसी बहुत स्ट्रांग है और करीब करीब 15 एफएमसीजी कैटेगरीज में काम करती है, जिसमें 50 ब्रांड है और 50 ब्रांड में 19 ऐसे ब्रांड है जो 1000 करोड़ रुपए के ऊपर का एनुअल टर्नओवर दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये एम्पायर है। और सबसे अच्छी बात है कि ब्यूटी एंड वेलबींग में इनका जो रेवेन्यू है वो 21% के आसपास का टोटल रेवेन्यू का हिस्सा है, जो कि बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। अब नए सीईओ आने के बाद जैसे यतीन साहब बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। वो मेरी शुभकामनाएं हैं नायर जी को और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छी अपसाइड देगा और डिविडेंड भी अच्छा देती है। इस साल अगर आप देखो तो 53 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है। आइसक्रीम का बिजनेस डीमर्जर अनाउंस कर रखा है, जहां से और थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। हमारा अनुमान 2750 रुपए का है। मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि हमने करीब 1 सवा महीने पहले इसमें इनिशिएटिंग कवरेज करी थी, तो हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पास ये स्टॉक हो। अच्छा श्रेया, वैसे आपने बात की ना, मुझे लग रहा है कि नहीं पीएफसी आरईसी शायद उससे बेटर करेंगे, तो इसके लिए लेकिन ये सवाल मैं एक बार राजेश जी से भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि राजेश जी आपने पीएफसी आरईसी की बात की, राजेश अग्रवाल जी एरिडा, इस पर भी कोई व्यू होगा क्या आपका? देखिए, जब ये लिस्टिंग हुई थी और जिस तरीके से आपने कहा ना, लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि ये महंगा हो गया था। हमने शुरू से ये बात कही, आपके साथ भी कई बार डिस्कस किया कि हालांकि बिजनेस मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क ये है कि ये रिन्यूएबल में ही
अपना एक्सपोज़र लेते हैं और इस कारण से थोड़ा-सा डिफरेंट पड़ रहा था पीएफसी, आरईसी से। लेकिन वैल्यूएशन ऑलवेज़ उन दोनों से बहुत महँगे थे। चाहे वो प्राइस अर्निंग्स पे हो, चाहे प्राइस टू बुक वैल्यू पे हो, चाहे इवन डिविडेंड यील्ड पे हो। तो जहाँ वो 4, 5, 6 की पीई पे ट्रेड करते हैं, ये डबल डिजिट पीई पे ट्रेड कर रहा था। तो ऑलवेज़ हमने ये मेंटेन किया हुआ था कि बावजूद इसके कि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थे। आज गिरावट के बाद भी मैं समझता हूँ वैल्यूएशन अभी भी उनसे महँगे हैं। थोड़ा और कूल डाउन होता है, कूल डाउन से मेरा मतलब है अगर किसी कारण से 140-45 तक आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी खरीदारी आए। इस वक़्त तो मैं अवॉइड की ही सलाह दूँ। ओके, फिलहाल इरिडा वॉइड की सलाह है। जिस तरीके से अब इसमें कुछ फंडामेंटल्स प्रॉब्लम भी हैं, नतीजे भी पसंद नहीं आए, तो खतरों से देखने को तो मिल रही है। राजेश अग्रवाल जी, एवेन्यू सुपरमार्ट, इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी। रिजल्ट से पहले थोड़ा फिसला, लेकिन जिस तरीके से इसने अपने स्टोर्स में इजाफा किया है, स्पेशली यूपी में जिस तरीके से एक्सपेंशन किया है, ब्रोकरेज ने काफ़ी पॉजिटिवली लिया उसको। आपके रडार पर है क्या एवेन्यू सुपरमार्ट्स? देखिए, बात सही है कि इन्होंने कुछ एक्सपेंशन करे, नए स्टोर्स खोले, लेकिन अगर आप देखो तो पिछले 2-3 तिमाहियों से नतीजे दबाव में थे और इस वक़्त भी मुझे नहीं लगता कि नतीजों से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद की जानी चाहिए। सबड्यूड नतीजे ही रह सकते हैं, मार्जिन्स पे प्रेशर है, वॉल्यूम ग्रोथ उतनी दिखती नहीं है। तो मुझे लगता है इस बार एक बार अवॉइड करें तो बेहतर होगा। ओके, चलिए आप अवॉइड करें तो बेटर होगा। अब राजेश अग्रवाल जी, बताइए आपका मिड कैप मंत्रा। श्रेया जी, मिड कैप फंडा के हिसाब से ईएडी पैरी के साथ जाना चाहेंगे। एक बड़ी शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत की, जो कि करीब 40,300 टीसीडी टन्स पर क्रश पर डे की कैपेसिटी है उनकी, 7 प्लांट है, 140 मेगावाट का कोजन की कैपेसिटी है और 417 के एलपीडी की डिस्टिलरी की कैपेसिटी है। न केवल शुगर बल्कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और बायोपेस्टिसाइड्स में भी इनका इंटरेस्ट है। अब एफएमसीजी में भी जा रहे हैं, जहाँ की ये ब्रांडेड शुगर और ब्रांडेड स्टेपल्स पे जा रहे हैं। अब इसमें ट्रिगर एक अच्छा बनता है, जो मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब फिर दोहरा रहा हूँ कि इस कंपनी की मार्केट कैप है 20,000 करोड़ रुपए और ये होल्ड करती है करीब-करीब 56% कोरोमंडल में, जिसकी वैल्यूएशन आती है 39,000 करोड़ रुपए। तो लगभग दुगनी वैल्यूएशन कोरोमंडल की है जो इसकी होल्डिंग है। पूरी कंपनी की वैल्यूएशन 20,000 करोड़ और कोरोमंडल की वैल्यूएशन 39,000 करोड़ इनकी होल्डिंग है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैनेजमेंट बहुत शानदार है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, डिविडेंड अच्छा देती है। ये स्टॉक लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो ईआईडी पैरी ये पसंदीदा पिक में शामिल है अमित जी के, और चार्ट का लाइट करते हैं मूड माहौल। राजेश अग्रवाल जी के पास चला जाए। राजेश जी, बताइए इस वीकेंड पे क्या देखा जाए? अनुज जी, बाजार बहुत ही ठंडा है। उस हिसाब से वीकेंड भी बहुत ठंडा ही कहूंगा, क्योंकि कुछ मेजर है ही। एक मूवी है मालिक, जिसमें राजकुमार राव, मानीशी छल्लर, हेमा उमा कृषि और प्रसंजीत है। गैंगस्टर ड्रामा है, कोई उतनी एक्साइटमेंट है नहीं। दूसरी रिलीज आंखों की गुस्ताखियां है, विक्रांत मासी और शनाया कपूर की। तो उसे तो बहुत ज़्यादा थिएटर्स में नहीं मिले हैं, तो वो भी मेरे ख़्याल से डल ही जाने वाली है। एक थोड़ी ठीक-ठाक मूवी डीसी की है, सुपरमैन। हम भी बचपन में वही देखते आए हैं, तो उसको लेके थोड़ी-सी एक्साइटमेंट है, तो वो मेरे ख़्याल से लोग जाना पसंद करेंगे। तो ये 3 तो थिएटर की रिलीज़ है। ओटीटी में भी अगर देखें तो एक्साइटमेंट बहुत बनी हुई थी, क्योंकि स्पेशल ऑप्स 2 की रिलीज़ डेट थी आज, जो कि किसी कारण से पोस्टपोन होके अगले हफ्ते हो गई, तो उसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। उसके अलावा देखें तो ओटीटी पे आप जैसा कोई माधवन की मूवी है, जिसको लेकर के थोड़ी-सी उम्मीद बनी हुई है। एक रोमांटिक ड्रामा है, जहाँ अगर आप देखो तो माधवन जमशेदपुर में एक संस्कृत के टीचर हैं और फातिमा शेख जो एक फ्रेंच टीचर है, उनका आपस में लव हो जाता है और फैमिली प्रेशर्स के झेलना पड़ता है उनको। तो उसको दिखाती है, मुझे लगता है वो थोड़ी स्वीट सी फ़िल्म होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 4 इयर्स लेटर करके एक सीरीज़ है, जो कि रोमांटिक ड्रामा है। बहुत दिनों बाद सहाना गोस्वामी आ रही है, तो वो थोड़ा देखने लायक होगा। रीजनल में बहुत ऑप्शंस है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चुना है। नरीवेटा करके एक मूवी है, ट्राइबल प्रोटेस्ट के लेकर के। केरला पुलिस का कांस्टेबल है, जो रिमोट ट्राइबल एरिया में जाता है, और वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसके ट्रेलर्स मैंने देखे थे और वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। तो इस वजह से इस वीक थोड़ा ओटीटी और थिएटर भी थोड़ा ठंडा ही माहौल है।
थोड़ा ठंडा ही माहौल है इस समय, तो राजेश जी ने तो पूरा पानी फेर दिया। श्रेया, इनमें से आप कुछ दिखने वाली हैं, कुछ प्लान है क्या? मुझे लग रहा है आप जैसा कोई और सुपरमैन में देख सकती हूँ, आप जैसा कोई ऐसे आर माधवन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को पसंद आते होंगे क्योंकि इनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। अच्छी है बहुत। आपका क्या प्लान है वीकेंड पे, कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? नहीं, मेरा एक्चुअली ट्रैवल लाइंड अप है। मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिप के लिए कलकत्ता जा रहा हूँ वीकेंड में, कोलकाता जा रहा हूँ। तो सैटरडे को जाकर, मतलब सैटरडे की सुबह जाकर संडे की सुबह सुबह वापस आ जाऊँगा। तो उसके बाद देखता हूँ अगर संडे को कुछ हो पाया तो, लेकिन उसके अलावा तो ऐसा कुछ खास प्लान है नहीं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राजेश अग्रवाल जी, वैसे आपसे पूछता हूँ मैं ये सवाल, ये नायका पर काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, आपका क्या व्यू रहेगा? देखिए, मैं थोड़ा-सा डिफ़र करता हूँ क्योंकि फंडामेंटली देखें अगर आप, तो ये जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म वाली कंपनियाँ हैं, फिर वो चाहे स्विगी हो, इटर्नल हो, कोई भी हो, उसमें नायका ही ऐसी कंपनी है जो पॉज़िटिव बॉटम लाइन दिखाती आई है पिछले कई क्वार्टर से, 1 आध क्वार्टर को अगर छोड़ भी दिया जाए तो। हालाँकि वो पॉज़िटिव बॉटम लाइन के फ़िगर बहुत ही छोटे हैं, बट बात ये है कि पॉज़िटिव है। दूसरे, न केवल ऑनलाइन बल्कि ये ऑफलाइन में भी अपने स्टोर्स अच्छी तरीके से खोल रहे हैं। कई शहरों में बड़े-बड़े स्टोर्स इन्होंने किए हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसमें क्या है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकते हैं। डॉट एंड की करके इनका जो खुद का ब्रांड है उसकी पहुँच अच्छी बनी हुई है। मुझे लगता है कि अगर कोई रिस्क ले सकता हो और साल 2 साल बने रह सकता हो तो मौजूदा स्तर से कम 20-25 प्रतिशत की बढ़त साल भर में बिल्कुल हो सकती है। ओके, नायका फिलहाल ये अच्छा ही लग रहा है राजेश अग्रवाल जी को, और यहाँ पर आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं। टेक्निकली भी काफ़ी साउंड लग रहा है। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार भारतीय एयरटेल रखी स्क्रीन पर और आज कंट्रीब्यूटर प्लेट देखेंगे आप तो गिरावट में इसका भी साथ था। 2% से ज़्यादा करेक्ट होकर आज डे लो के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है 1922 के लेवल पर भारतीय एयरटेल। एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म की डाउनग्रेड भी आई है। यूबीएस ने भारतीय एयरटेल को डाउनग्रेड किया है। न्यूट्रल की कॉल थी पहले, उसको अब डाउनग्रेड करके सेल की कॉल दे दी है। कह रहे कि वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा भारतीय एयरटेल में। काफ़ी अच्छी रैली हमने देखी इस पर्टिकुलर काउंटर में, और पिछले 6 महीने की बात करूं तो 20% ज़्यादा चल गया ये स्टॉक, और 1 महीने में भी लगभग 4% की इसने रैली दिखाई है। भारतीय एयरटेल, राजेश अग्रवाल जी आपसे जानना चाहूँगी, वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा यूबीएस को, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? देखिए, सबका अपना-अपना व्यू है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका व्यू गलत है या जो भी, बट हम इसमें बुलिश हैं और बहुत लॉन्ग टर्म से बुलिश हैं। बावजूद इसके कि इतनी अच्छी बढ़त हो गई, ऑल टाइम हाई के आस-पास स्टॉक गया। आप देखो तो सब्सक्राइबर नंबर एडिशन अच्छे हो रहे हैं, डेटा कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, ना केवल भारत में बल्कि अफ्रीकन कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा है। और इस वक़्त अगर आप देखें तो केवल 2 ही प्लेयर भारत में हैं, भारती एयरटेल और जियो। तीसरा है बट वो कोई गिनती में नहीं है इस वक़्त। तो अगर आपको इसमें एक्सपोज़र लेना है टेलीकॉम एज़ ए स्पेस में, तो भारती एयरटेल ही एक ऑप्शन बचता है और ये कोई गिरावट आ रही है तो एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की। ओके, चलिए अब काम करते हैं, मार्केट क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और तो ये थोड़ा-सा आज मार्केट के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन खैर अब हफ्ते का अंत हुआ। अब देखते हैं अगले हफ्ते किस तरीके के मूव बैठेंगे। बिल्कुल, और हफ्ते का अंत हुआ और ये हफ्ता कुछ खास रहा नहीं मार्केट के लिए, और आज का सेशन तो काफ़ी बुरा था, क्लोजिंग काफ़ी ख़राब। सिर्फ फार्मा और एफएमसीजी ने कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की, लेकिन उतनी कंट्रीब्यूशन आई नहीं। आईटी ने ज़्यादा ट्रैक किया। चलिए, हफ्ता हो गया ख़त्म, लेकिन आपसे मुलाकात होगी फिर से सोमवार को। कैसे रहती है अगले हफ्ते की मार्केट, सब पे बातचीत करेंगे। सोमवार को मॉर्निंग पैनल में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और वीकेंड एंजॉय कीजिए। नमस्कार।